गुड इवनिंग क्लास। अब बताओ, ऑनलाइन में साउंड वगैरह का तो कोई इशू नहीं है ना? चलो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देखो आपका हिंदी का क्लासेस चल रही थी, तो हिंदी लगभग लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो हिंदी में जो है आपके 2 टॉपिक छूटे हुए हैं। तो हिंदी ये जो है मेंस की क्लास है, हिंदी के मेंस की। और हिंदी का जो मेंस का सिलेबस है, अगर कोई आप में से नया है तो आप मान के चलो कि लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। तो 2 टॉपिक छूट गए थे, वो भी छूट इस वजह से गए थे, बीच में मुझे चिकन पॉक्स वगैरह हो गया था, तो फिर छूट गए थे, फिर पेपर भी पीछे पोस्टपोन हो गया। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि अब तो टाइम मिल ही चुका है, तो जब कभी फ्री होंगे तसल्ली से कर ही लेंगे। तो ये आपके जो है 2 टॉपिक आपके छूटे हुए हैं। तो एक तो आपका टंकर छूटा हुआ है और एक छूटा हुआ आपका राजभाषा परिनियमावली। तो राजभाषा कोई नहीं। तो एक आपका छूटा हुआ है राजभाषा परिनियमावली। तो राजभाषा परिनियमावली को आज हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आप मान के चलो आपके 4 लेक्चर होने हिंदी पे, 4 या 3 लेक्चर और छूटा हुआ है आपका। तो जो आपका कवर हो चुका है, जो हो चुका है उसे आपने करना क्या, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी जो हो चुका है। बाकी ये हम जो है इस पे जो है हम डिस्कस करें जाए यहाँ से आगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब यहाँ से आगे चीजें समझ में जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपको मैं बताऊं, तो टॉपिक का नाम है राजभाषा परिनियमावली। ये जो आपका मेंस में आना है, अच्छा जो हमने बिल्कुल पढ़ा है आपको बता दिया कि कौन सा कितने नंबर का आएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो 10 नंबर का आना है। देखो हिंदी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिल्कुल टॉपिक उन्होंने बता दिए कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का आएगा। तो आप समझ सकते हो, मतलब ये मान के चलो कि 1 या 2 लेक्चर आपका 10-10 नंबर का बनता है इसमें। तो जिस चीज का पता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, जैसे आप सपोज करो, देखो होता क्या है, जैसे जीएस में पढ़ते हैं तो जीएस में उन्होंने बता दिया कि पूरी हिस्ट्री 200 मार्क्स की आएगी। अब पूरी हिस्ट्री में बहुत कुछ है। यहाँ अच्छी बात यह है कि जैसे हिंदी है तो हिंदी में इन्होंने बताया है कि भाई आपका जो है ये 10 नंबर का आएगा तो 10 का ही आएगा, ये 5 नंबर का आएगा तो 5 का ही आएगा। तो ये इसलिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका हिंदी। तो हिंदी में आपका राजभाषा परिनियमावली। अच्छा इसको हमने शुरू में क्यों नहीं पढ़ाया था, इसको मैं बता दूं, शुरू में इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसे आप खुद से भी कर दोगे। इसके लिए आपको करना क्या है, राजभाषा परिनियमावली के लिए आपको आपको पॉलिटी तो आपको पढ़ाई होगी, आपको समझ भी होगी। तो आपके पास जो भी बुक है पॉलिटी की, या तो एम लक्ष्मीकांत या डीडी बसु, इन दो में से कोई एक बुक होगी। तो उसमें से आपको ये जो है पढ़ लेना है इस चैप्टर को। और उस हाँ ये लिखना हिंदी में है। आप दिक्कत ये है ना, जो आपके पास पॉलिटी होगी वो आप इंग्लिश में पढ़ते होगे, इसकी जो राइटिंग करनी है क्योंकि ये हिंदी का पोर्शन है तो इसे इंग्लिश में नहीं लिखना है, तो हिंदी में लिखना है। ये आपके लिए थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, चलो अब बात को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, 2 वर्ड होते हैं, एक तो आपने सुना होगा राजभाषा और एक आपने सुना है राष्ट्रभाषा। आप ये बताओ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क क्या होता है? पहले तो आप यही बात को आप समझो, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, राजभाषा परिनियमावली। तो इस बात को समझने से पहले आप ये बताओ मुझे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क क्या है। आप इस बात को बताओ मुझे, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखो हम पहले अच्छा किसी के दिमाग में एक बात तो नहीं आ रही कि राष्ट्र भाषा का मतलब राष्ट्र की भाषा, राजभाषा का मतलब राज्य की भाषा, राज्य मतलब स्टेट, तो ये गलत है। राजभाषा का मतलब क्या होता है और राष्ट्रभाषा का इसे आप ऐसे समझो। देखो आप अपने घर में बोलते हो, आप अपने घर में कुछ भी वार्तालाप, कुछ भी जो बातचीत करते हो, आप अपने गली मोहल्ले में जो भी बात करते हो, तो आप जो करते हो अपनी मातृभाषा में करते हो। और आपकी जो मातृभाषा है उसी को बोला जाता है राष्ट्रभाषा। मतलब जिस भाषा में आप हमेशा बात करते रहते हो, जैसे आप देख रहे होगे ना, आप जो बात करते हो अपने यार दोस्तों के साथ जो बात करते हो, वो क्या होती है, वो होती है आपकी राष्ट्रभाषा। मतलब ये कहा जा सकता है कि मातृभाषा को ही हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। याद रखना है ये क्या है, राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है, तो राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज।
मतलब जो राज्य की भाषा है, तो राज्य की भाषा का मतलब जिसे राज्य चूज करता है, तो राज्य का जो यहाँ मतलब है वो है राष्ट्र से, मतलब जिसे देश चूज करता है। अब देश कौन सी लैंग्वेज को चूज करता है ये उस पर जो है डिपेंड करता है। तो जैसे आप मान कर चलो, मतलब कहने का यह है कि जो ऑफिशियली लैंग्वेज होती है, ऑफिशियली का मतलब ये हुआ कि जिस मेथड से, जिस लैंग्वेज के थ्रू सरकार हमसे बात करती है, हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। जिस लैंग्वेज के थ्रू सरकार हमसे बात करती है, हम सरकार से बात करते हैं, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो आपके गली मोहल्ले की भाषा होती है। दूसरी बात आप इसमें यह भी बता सकते हो, अच्छा एक बात तो, क्या राजभाषा जो हो सकती है वो राष्ट्र की ही भाषा होगी, मतलब देश की भाषा ही राजभाषा होगी? तो आंसर है नहीं। क्यों? इस वाली बात को आप समझो। देखो, हमारे जो देश की भाषा रही है वो संस्कृत पाली इस तरह से रही है, इसी तरह से इसका जो है विकास हुआ है। अगर आप मुझे बताओ, क्या हमारे देश की भाषा कभी फारसी रही है? फारसी तो हमारे देश की कभी भाषा रही नहीं। दूसरी, हमारे देश की भाषा कभी, आप यहाँ से देखो तो चलो, उर्दू तो आप बना चुके हैं हम, ठीक है ना, उर्दू तो राजभाषा बन चुकी है, मतलब उर्दू को तो यूपी में फारसी हुई। आप यहाँ से देखोगे इससे पहले इंग्लिश हम जानते नहीं थे। तो मतलब कहने का यह है कि जो राजभाषा है वह जरूरी नहीं कि उस देश की भाषा ही हो, यह बाहर की भाषा भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है उस देश के राजा के ऊपर, मतलब उस देश का शासन प्रशासन कौन चला रहा है। हमारे पास बाहर से आक्रमणकारी आए थे तो तुर्की आए, तो तुर्की ने जो है अपनी राजभाषा किसको चूज करा? तुर्की को। फिर हम देख रहे हैं यहीं से, फिर मिडल हिस्ट्री में जो आप देखोगे तो क्या होगी थी? फारसी होगी थी लैंग्वेज हमारी राजभाषा। तो क्या होगी? फारसी। जबकि फारसी हमारे देश की भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? फारसी जो है लैंग्वेज हमने चूज करी राजभाषा के रूप में। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो राजभाषा है वह देश की भाषा हो, ये कोई गारंटी नहीं है। तो वो देश की भाषा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे हिंदी, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी क्या है? हमारे देश की अपनी भाषा है, तो ये राजभाषा में हो सकती है। कल को भारत सरकार चाहे तो फारसी करना चाहे तो वो फारसी कर देगी, लेकिन मतलब अब नहीं करेगी। लेकिन जब तानाशाह, कोई शासक तानाशाह होता है, तो वो उस देश की भाषा है या नहीं है, तो वो उसे भी जो है ऑफिशियली चूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश हुई, फारसी हुई। तो इंग्लिश हमारे यहाँ की भाषा थी नहीं, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या काम करा? उसको हमारे ऊपर थोपा गया, जैसे फारसी को हमारे ऊपर थोप दिया गया। जबकि राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा जो होगी वह अपने देश की ही भाषा होगी। समझ रहे हो ना? तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करो। दूसरी भाषा क्या है? जो राजभाषा होगी, राजभाषा व्यंग रूप में हो सकती है। किस रूप में हो सकती है? व्यंग रूप में हो सकती है। सॉरी, राष्ट्रभाषा हो सकती है, ये राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा व्यंग रूप में हो सकती है। किस रूप में हो सकती है? व्यंग। व्यंग का मतलब होता है हंसी मजाक के रूप में। अच्छा, ये हिंदी में ही लिखना आपने, तो इनका हिंदी के ही वर्ड आपने सीखने हैं इसका। दूसरी जो राजभाषा होती है, राजभाषा क्या है? ये व्यंग रूप में नहीं, व्यंग रूप में नहीं हो सकती। मतलब जैसे सपोज करो, चार दोस्त बात कर रहे हैं। अब चार दोस्त जब बात कर रहे हैं तो किसी दोस्त ने कहा, हाँ भाई, मतलब क्या वर्डिंग यूज करूं, चलो मैं गलती बोल देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि चार दोस्त बात कर रहे हैं, उसने बोल दिया हाँ भाई कुत्ता आया है। तो अब मुझे बताओ, कुत्ता आया है, अब पीछे मुड़कर देखा तो कोई आदमी आ रहा था। तो उसने जो आइडेंटिफाई करा है, किसको करा है? अपने दोस्त को। मतलब चार दोस्त बात कर रहे हैं, तो उसने दूसरे से बोला भी, देख भी कुत्ता आ गया। अब कुत्ते का मतलब तो दूसरा होता है, लेकिन उसने व्यंग रूप में बोल दिया। क्या बोला? कि अब उसने जो कुत्ते को दिखाने की कोशिश करी है, किसको? अपने दोस्त को। तो आप देख रहे हो, राष्ट्रभाषा में आप क्या काम कर सकते हो? हंसी मजाक कर सकते हो, व्यंग के ऊपर बात हो सकती है। आप मुझे बताओ, क्या राजभाषा में ऐसा हो सकता है? तो राजभाषा जो होती है, इसके अपने वर्ड होते हैं। अपने वर्ड का मतलब, जैसे आप देखते होगे, आप यहाँ से देखते हो ना, जैसे आपसे कहा जाए किसी चीज के फॉर्म आ गए, तो आप अपनी भाषा में, राष्ट्रभाषा में आप क्या बोलते हो? हाँ भाई नौकरी आ गई, रेलवे में नौकरी आ गई, ठीक है ना, या वैसे ही। लेकिन जब आप इसे राजभाषा के रूप में करोगे, राजभाषा का मतलब है कि आप उसे लिखने वाली भाषा जिससे हम अधिकारियों से वार्तालाप करते हैं, या अधिकारी सरकार से वार्तालाप करता है, या हम अधिकारियों से बात करते हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप सरकार से बोल सकते हो ऐसे कि भाई नौकरी आ गई? तो वहां क्या बोलोगे आप? नोटिफिकेशन आया, विज्ञप्ति आई है। तो यहाँ इनके अपने वर्ड होते हैं। तो विज्ञप्ति, तो एक वर्ड क्या आ गया? विज्ञप्ति। तो मतलब कहने का यह है कि जो राजभाषा के जो वर्ड होंगे, जो शब्द होंगे, वह कैसे होंगे? कठिन होंगे। इसलिए आपसे राजभाषा आपको सिखाई जाती है, ठीक है ना। राष्ट्रभाषा के वर्ड क्या है? तो राष्ट्रभाषा तो चूंकि लोकल की लैंग्वेज होती है, बोलचाल की लैंग्वेज होती है,
इसके तो वर्ड कैसे होंगे, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं इसके। तो ये इतना हल्का सा जो है अंतर आप समझ गए होंगे। तो ये है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। हाँ, इसको इसको बता दूंगा मैं, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका तो चलो अभी मैं बता दूंगा, इसका तो नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब इसका राष्ट्रभाषा, लोकल लैंग्वेज तो ये होते हैं, जैसे आप मान के चलो गढ़वाली आप बोलते हो, ये लोकल लैंग्वेज है, समझ रहे हो ना। आप अपने अपने स्तर पे बात करते हो, जैसे आप यूपी में जाते हो तो मैथिली भोजपुरी इस तरह से जो है लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ लोकल लैंग्वेज इस तरह से होती है। हाँ, मदर टंग, देखो लोकल लैंग्वेज को ही राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में भी फर्क होता है। जैसे आप मान के चलो हिंदी है, तो हिंदी के अंदर हरियाणा में भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी। यूपी में भी हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी का स्वरूप अलग अलग है। हरियाणा के लोग लैंग्वेज कैसी बोलते हैं, हिंदी उनकी खड़ी होती है। आप यहाँ देखोगे देहरादून के लोगों की लैंग्वेज कैसी, हिंदी थोड़ी नॉर्मल, मतलब टेक्निकल टर्म्स ही बतानी पड़ेगी वरना आपको गलत बता दिया। देखो आप बिहार के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। उत्तराखंड के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। लेकिन आप देखोगे उत्तराखंड के लोग या यूपी के जो लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी जो है इनकी कैसी भाषा है, खड़ी लैंग्वेज है। कैसी है, खड़ी। ये जो हमारी हिंदी जो होती है ना, जो आप हिंदी बोलते हैं, ये खड़ी लैंग्वेज में आती है। आप देखो हरियाणा की लैंग्वेज भी खड़ी लैंग्वेज है, खड़ी भाषा है, और उत्तराखंड की भी खड़ी भाषा है। जबकि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी उनसे ज्यादा खड़ी है, तो हम उनकी खड़ी बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाती है, लोकल लैंग्वेज ही राष्ट्र वो होती है, राष्ट्रभाषा होती है। तो ये होता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क। अच्छा, अब जैसे आप सपोज करो, इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके पास जो है कोई क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से कि भाई राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इसका आप जो है अंतर बताओ। तो अंतर इसमें जो है अंतर आ सकता है कि अंतर लिखो आप इसका राजभाषा और राष्ट्रभाषा का। तो अभी बताओ इसे आप अंतर लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, लिख दोगे। तो 2-4 पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ। एक देखो मेरे हिसाब से आना तो ये है नहीं, क्वेश्चन आना चाहिए नहीं, लेकिन ये होता है कि जब आदमी के दिन खराब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता हूँ। पता चला यही क्वेश्चन आ गया, फिर आप कहोगे कि क्या हुआ। तो 4 पॉइंट याद, देखो आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लिख लो 4 पॉइंट, क्या फर्क पड़े, क्योंकि अगर अचानक से आ गया तो ये होगा कुछ। तो वैसे मैंने इतना डिस्कस कर दिया है कि आप इसमें लिख दोगे अब आप, ठीक है ना। जो मैंने बात बताई है इन्हीं को बताना। अब चूंकि जो मैंने समझाया था, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया आपको, अब इन्हीं को जो लिखना है वो एग्जाम के हिसाब से लिखना। अच्छा आपका मीडियम क्या है, आपका इंग्लिश है ना, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको हिंदी में। चलो अब ये वर्डिंग जो है, इसी वर्ड को आपने लिखना है, क्योंकि वर्डिंग का ध्यान रखना है। मैंने बता दिया है ना, राजभाषा मतलब ये आप जब भाषा पढ़ रहे हो तो वर्ड ठीक होने चाहिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते सिंपल लैंग्वेज वर्ड। लिखो राजभाषा एक अच्छा देखो, जब तक आप रिकॉर्डेड वीडियो आपने जरूर देखनी है, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ 2 ही टॉपिक छूटे हुए हैं, तो 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट होने के बाद दोबारा से स्टार्ट होगा। हिंदी का कोर्स जो है ना आपका दोबारा से होगा, मतलब अब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, हो सकता है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, या 20 दिन बाद, या जैसे भी समय लगेगा तो हो गया क्या, दोबारा होगा। जैसे कोई भी कोर्स होता है, जैसे सिलेबस होता है, तो जैसे आपका सीसेट चल रहा है तो एक बार पूरा होने के बाद दोबारा से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा से होगा। इसी तरह से हिंदी का क्या है, जैसे अब ये खत्म हुआ है, तो खत्म हमने जो कराया था थोड़ा पीसीएस के पेपर को ध्यान में रखते हुए कराया था, लेकिन अचानक आपका नसीब इतना अच्छा है कि पीसीएस का पेपर इतनी बार पोस्टपोन हुआ कि उसने पूरा मौका दिया हुआ आपको पढ़ने का। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें जो है समय नहीं मिला पढ़ने के लिए, पूरा मौका दिया है पीसीएस ने आपको पढ़ने के लिए। अच्छा सुनो, अब मैंने आपको पहले बता दिया है, केवल 5 मिनट आपको सरसरी निगाहों से देख के जाना। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखो। ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आया कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना, डिफरेंस। अब ये अंतर आपको पता होता है, देखो होता क्या है मेंस में, होता क्या है, वर्ड होते हैं, आप उस वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन उसी वर्ड पे जब क्वेश्चन आता है तो वो लिखा नहीं जाता, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और आपको चूंकि आपका मेंस है तो आपको तो वर्ड लिखने आने चाहिए। अब ये हिंदी के टर्म से तो आपको वर्ड लिखने में दिक्कत होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, चीजें आपको पता होंगी, आप लिख नहीं पाओगे। जैसे पूरी हिंदी की हमने जो है डिस्कस कराई था, लिखो अब आप लिखो इसमें
राजभाषा एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक शब्द है। संवैधानिक, ये काट देना ऐसे, ये काट देना, अंकी बिंदी हो लेगी। संवैधानिक का मतलब होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना। मैंने बताया था राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। इधर लिखो इसमें ऐसे कर, ये नहीं है इसमें, ये कभी आप इसे लिख दो, ये नहीं, संवैधानिक अंकी बिंदी लगती है, ठीक है ना। लिखते समय छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इनके अंकी बिंदी का वगैरह का। अच्छा, ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि तुम्हारा हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर का मतलब है पूरी वर्डिंग पे ही ध्यान रखनी है, इसलिए थोड़ी सी टफ हो जाती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। लिखो, राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से, अच्छा क्या लिखा है तुमने इसमें, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्द, शब्द लिखा ना, शब्द इधर लिखो। राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सर्जित, स्वाभाविक रूप से सर्जित शब्द है। इन वर्ड का आप इस लाइन का मतलब समझ गए, मतलब ये तो हमने किसने दिया है, ये संवैधानिक है, संवैधानिक का मतलब संविधान के दायरे, संविधान ने हमें दिया है, हमने संविधान में ही तो बताया ना कि हमारा राजभाषा कौन सी होगी। ये क्या है, ये जो है एक क्या है, सर्जित रूप है। मतलब सर्जन का मतलब क्या होता है, सर्जित मतलब जो धीरे धीरे जिसका विकास हुआ, सर्जन का मतलब होता है बनना, सर्जन का मतलब होता है निर्माण करना, तो इसका मतलब क्या है, स्वाभाविक सर्जन, स्वाभाविक मतलब अपने आप, स्वाभाविक का मतलब अपने आप, और सर्जन मतलब बना। तो आप देखते हैं ना, जो आप बातचीत कर रहे हो, जैसे आप देखो आपके माता पिता की, दादा दादी की लैंग्वेज कुछ और थी, आपके मम्मी पापा की कुछ और हुई, आपकी कुछ और हो रही है, तो धीरे धीरे बदलती चली जाती है, और बहुत ही लैंग्वेज खराब भी होती है, सही भी होती है, लैंग्वेज डिपेंड करता है। जैसे आप सपोज देखो, यूपी में जाओ, यूपी में क्या है, यूपी के कुछ एरिया में, हरियाणा में मम्मी पापा को तू से बात करते हैं, ठीक है ना। और आप यहीं पर शहर में देख लो, आप अपने यहाँ आप मम्मी को तू से नहीं बोलते होगे, ठीक है ना। जैसे खुद मेरे घर में मैं अपनी मम्मी को तू से बात करता हूँ, मतलब हमारा कल्चर है, अगर हमने अपनी मम्मी को किसी दिन आपसे बात कर दी तो उस दिन दूर पड़ जाना है, ये है। तो फिर मतलब होता ही है, चलो उसका कोई नहीं। लिखो, राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राजभाषा प्रशासन की भाषा है। प्रशासन का मतलब ऑफिशियली है, ठीक है ना। देखो, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा, ये किसकी भाषा है, जनता की भाषा है। जैसे मैं लिखा रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने यही वर्ड ऐसे ही लिखा नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या लिखा, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। देखो, केवल प्रशासनिक, कोई वर्ड ना लिखा जाए प्रशासनिक वगैरह तो बताना है तुरंत। लिखो लिखो, केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति, केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है, केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। बड़ा बोरिंग होता है लिखने का काम, जब हम मेंस का पढ़ते हैं ना, मेंस के पढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत ही होती है, पूरा ध्यान रखा जाता है ऐसी चीजों को। केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। लिखो, इस बात का मतलब यह है, मतलब समझते रहना, इस बात का मतलब यह है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे, सरकार से रिलेटेड काम होंगे, वो केवल किस में होंगे, राजभाषा में होंगे। आपने देखा राजभाषा का कहीं दूसरी जगह यूज, आप किसी से बात करते हो, आपने सुना हाँ भाई आईएएस की विज्ञप्ति आ गई, जैसे आपने सुना हो आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे सुना नहीं, यही बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है। तो ये क्या है, केवल मतलब आप नहीं कर सकते नॉर्मल, उसमें आप जो है राजभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप लेटर लिखने मैंने आपको सिखाए थे, उसमें देखा था कैसे कैसे वर्डों का प्रयोग हो रहा था, किस तरह से हो रहा था, तो नहीं कर सकते आप इसका, क्योंकि हार्ड हो जाती है लैंग्वेज, वर्डों का बहुत ज्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। लिखो, लिख लिया इसमें, ये केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती। लिखो, समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति,
समस्त राष्ट्रीय समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है। अच्छा एक बात बताओ, अब दूसरा, इसमें शब्द किसके ज्यादा होंगे? खुद से आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ वोकैबुलरी किसकी ज्यादा होगी? वोकैबुलरी इसकी ज्यादा होगी। अरे आप इसमें, आप सपोज करो आपको कोई चीज दिखा दी गई, मैंने एक जो है गाड़ी बना दी ऐसे करके, मतलब कोई आपको जो है, चलो आपने कोई जीव देख लिया, आप उस जीव के बारे में नहीं जानते, और जीव है, आप उसमें देखा छोटी छोटी टांगे, कीड़ा सा है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? अरे वो जीव नहीं है, एक आपने जीव देखा वो मकोड़ा सा जो है। तो आप समझा पाए अपनी बात को, ठीक है ना। जैसे आपने कोई गाड़ी देखी, अब वो गाड़ी कैसी थी? ट्रक की तरह गाड़ी थी, भारी भरकम, तो आप बोलोगे अरे वो 6 टायर थे उसमें, और वो आगे से ऐसी थी, और वो ट्रक की तरह थी। आपने समझा पाए। लेकिन अब उस बात को राजभाषा में लिखोगे, तो राजभाषा के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रक है तो ट्रक है, समझ रहे हो ना, ये कार है तो कार है। तो इनके अपने वर्ड होते हैं, जैसे इसका एक वर्ड है नोटिफिकेशन, क्या वर्ड है? विज्ञप्ति। अगर किसी बच्चे के दिमाग में विज्ञप्ति नहीं आया, तो विज्ञप्ति को नहीं लिख पाएगा, लेटर नहीं लिख पाएगा कि क्या बोलते हैं इसको। लेकिन अगर राष्ट्रभाषा में आप बात करें, विज्ञप्ति नहीं आया, तो आप कुछ भी ना कुछ बता ही देते हो ना, ऐसे सर में हाथ रख। तो इसकी वोकैबुलरी क्या होती है? कम। सॉरी, इसकी होती है ज्यादा, इसकी क्या होती है? कम। अब वोकैबुलरी को क्या लिखोगे आप? अब इसे हिंदी में लिखने, ये वर्ड लिखो आप इसको। इसकी शब्दावली सीमित होती है, सीमित इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। मैं वर्ड बता रहा हूं बस, क्योंकि जैसे सीमित वगैरह लिखने में आप दिक्कत होती है थोड़ी सी। इसकी शब्दावली सीमित होती है, इसकी शब्दावली विस्तृत होती है, तय में रहे और फिर तय। इसकी शब्दावली विस्तृत होती है। ठीक है ना, लिख लिया तक? चलो अब लिखो। अच्छा ये बताओ, यह है किस में बंधी हुई होगी? नियमों में। इसके कोई रूल रेगुलेशन होंगे? इसका कोई रूल रेगुलेशन होगा? नहीं होगा ना। लिख लो, इस वाले पॉइंट को लिखो। राजभाषा नियमों में बांधी है, नियमों में बंधी है, ठीक है ना। बंधी ऐसे लिखा जाता है, राजभाषा नियमों में बंधी है। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। लिख लिया तक? अच्छा कितने वो हो गए अंतर? और लिखाने बस बहुत होंगे। देखो इतने बहुत है, मैंने एक आइडिया दे दिया, बाकी आप उसमें तो है ना, मैंने आपको बताया। इसके लिए राजभाषा के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इंग्लिश की जो कोई भी बुक है, मतलब आपके पास जीएस में पॉलिटी की जो कुछ भी बुक है, तो उसमें भाषा के नाम से एक चैप्टर होगा, तो उस चैप्टर को आपने जो है पढ़ना है, समझ रहे हो ना। अब देखो राजभाषा, अभी तो हमने केवल 2 वर्डों को जाना है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर वर्ड कम रहे हो तो मैं और बता दूंगा आपको, नहीं तो इतने बहुत है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आपका मतलब ये है कि लिख देना इस पे, ठीक है ना, और 2-4 वर्ड आप अपने तरफ से ऐड कर देना, मतलब लिख पाओगे। अब आप, मैंने समझा तो काफी दिया ही है, क्योंकि जो चीजें मैंने समझाई थी वो मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये भी हो गया। अब आप जानते हैं राजभाषा है क्या, अब इसके बारे में, क्योंकि अगर राजभाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस में, देखो आना फिक्स है, ये तो सोचना ही नहीं है नहीं आएगा, मतलब उसमें कुछ भी जो है ऐसा जो है वो नहीं है। देखो पहले तो राजभाषा को हमने जाना कि राजभाषा है क्या। अब हम बात करते हैं कि राजभाषा कहाँ कहाँ है। तो राजभाषा परिनियमावली का मतलब क्या है, आप इसको समझो। तो राजभाषा परिनियमावली का मतलब है कि राजभाषा का हमारी का विकास कैसे कैसे हुआ, हमारे संविधान में क्या क्या इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, कितने इसके लिए आयोग बने, इसी को बोल दिया जाता है राजभाषा परिनियमावली। समझ रहे हो ना, मतलब हमें अपनी इसका जो है हिंदी का विकास देखना है, हमने क्या जगह दे रखी है, कैसे कैसे ये राजभाषा बन पाई, ठीक है ना, क्या राजभाषा बननी चाहिए थी नहीं बननी चाहिए थी, वो तो एक अलग इशू हो जाएगा, ठीक है ना। इससे जो पिछला पोर्शन होता है कि हिंदी का विकास, देखो एक है हिंदी का विकास कैसे हुआ,
पाली भ्रंश, इस तरह से, वो आपका हिंदी का दूसरे चैप्टर है। हम बात करें राजभाषा परिनियमावली की। तो आप में से मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि आप पहली बात तो ये बताओ कि राजभाषा जो परिनियमावली है, आपने देखा होगा एक होता पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा पार्ट, पार्ट को हिंदी में भाग बोले जाता है। जैसे आपने बताया ना कि पार्ट 3 में क्या है, आप बोलते हो फंडामेंटल राइट से, इस तरह से आप बोलते हो ना। तो इसी तरह से होता है कि जैसे पार्ट है, अब पार्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग। तो जैसे बताया, एक तो आप मुझे बताओ भाग 5 में क्या है। एक होता है भाग 6, एक होता है भाग 17, ठीक है ना। ये कुछ चीजें जो है इस तरह से जो है होती हैं भाग, ये इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद जो है राजभाषा अधिनियम। अभी मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। राजभाषा राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1968 और राजभाषा अधिनियम 1976, ये 3 आपके पास आए। देखो हुआ क्या, हमारी पूरी पॉलिटी में, पूरे संविधान में हिंदी के बारे में जो बताया गया है कि हिंदी कहाँ से किस किस तरह से हमारी भाषा हिंदी बनी, कैसे क्या था। तो राजभाषा के बारे में जो बताया गया, एक तो भाग 5 में बताया गया। किसमें बताया गया, भाग 5 में। इसका भी एक आर्टिकल है जिसे बोलते हैं आप क्या, 120, क्या वो आर्टिकल है 120, इसके अंदर 120 पढ़ेंगे। एक आर्टिकल है 210, वो भाग 6 में पढ़ेंगे। और अगर इसकी हम बात करें तो ये 343 से 351, 343 से 351। अब मेरी बात समझना ध्यान से। देखो राजभाषा जो है, राजभाषा परिनियमावली, इसमें समझ गए इसका मतलब क्या है। तो आपसे यहाँ से जो है ना किसी कुछ पूछा जा सकता है, कैसे। राजभाषा के बारे में जो बताया गया, एक तो भाग 5 के आर्टिकल 120 में बताया गया, एक भाग 6 के आर्टिकल 210 में बताया गया, और भाग 17 तो मतलब आप ये मान के चलो, ये तो जो है क्या है, ये तो पूरा ही किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो ये तो है हमारा पॉलिटी से रिलेटेड, जो मतलब जब संविधान हमारा बन रहा था तो संविधान के अंदर ये दिया हुआ है। इसके बाद हुआ क्या था, भाषा को लेकर, भाषा को लेकर हमारे संविधान में शुरू में ये बता दिया गया था कि भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो राजभाषा बनानी है या राष्ट्रभाषा बनानी है। तो शुरुआत तो इस चीज से कर रहे थे कि हमने क्या बनानी है, राष्ट्रभाषा बनानी है। लेकिन राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई थी, साउथ के लोगों का थोड़ा इशू रहा, फिर हम राजभाषा बना पाए। तो शुरू में हमारी जो राजभाषा, अच्छा बताओ हमारी राजभाषा कितनी है, 2 है, कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। तो शुरू में ये बात कही गई थी कि हमें जो राजभाषा बनानी है वो एक बनानी है, और कौन सी बनानी है, हिंदी। तो चूंकि अंग्रेज गए थे तभी आजादी के बाद, तो ये बोला गया था कि भाई 5 साल तक तो आप मतलब ये बताया गया था कि राजभाषा इन्होंने हिंदी बना दी, कि 5 साल बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे, एक आयोग बनाएंगे। अब उस आयोग में हम जितने भी लैंग्वेज वाले लोग हैं, मतलब हिंदी उर्दू संस्कृत, मतलब हर लैंग्वेज का आदमी उस आयोग के अंदर हम बैठेंगे। आयोग का मतलब कमीशन, आयोग के अंदर हम रखेंगे। वो आयोग बनेगा 5 साल बाद। तो 5 साल का मतलब कब बनना था वो आयोग, तो वो आयोग बनना था 1965 के आसपास बनना था, ठीक है ना। तो सॉरी 55 में बनना था। तो ये आयोग जो है बनाए जाने थे, और ये बनाने के बाद ये अपनी जो है सिफारिश पेश करते कि भाषा को लेकर हमने क्या क्या करा है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बात हुई थी, अभी मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखा गया था, हमने ये देखा था कि आजादी के 15 वर्ष तक, आजादी के कितने 15 वर्ष, 15 साल तक, वर्ष तक हमने क्या रखना, अपनी राजभाषा 2 रखनी। कौन कौन सी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश रखना है। लेकिन 15 साल बाद हमने क्या काम करना, इंग्लिश को हटा देना, और उसका पूरा प्लेस कौन ले लेगा, हिंदी ले लेगा। कौन लेगा भाई, हिंदी। तो ये वाली बात जो है दी गई थी, बताई गई थी। लेकिन जैसे 15 साल बाद आप देखोगे ये राजभाषा अधिनियम आएंगे, इनको आपने डिटेल में पढ़ना। आपसे क्वेश्चन आएगा राजभाषा अधिनियम 1963 से आप क्या समझते हो, या इसके अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से तुम्हारे मेंस में जो है क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखो, हिंदी इंग्लिश जो होनी थी कितने समय के लिए होनी थी, 15 वर्ष तक। लेकिन 15 वर्ष बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि हम इंग्लिश को जो है हटा नहीं पाए, और इंग्लिश अब आप देख रहे हो, इंग्लिश धीरे धीरे जो है हिंदी का भी प्लेस जो है लेती चली जा रही है। अच्छा किसी को भी हिंदी के पेपर में लिखते समय थोड़ा सा ज्यादा भावुक नहीं हो जाना, वो क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के पूछे तो एक मैं आपको फैक्ट बता दूं इससे रिलेटेड, आपके मेंस में काम हो जाएगा।
देखो भाषा को लेकर अगर कोई आपसे कहे कि हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा बना दी जाए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दें? राष्ट्रभाषा मतलब फिर जो है सभी स्टेट में सभी जगह जो काम होगा वो कैसा काम होना चाहिए? कैसा काम होना चाहिए भी? मतलब हिंदी में होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ क्या इसे बनाई जानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? आप ये बताओ बस मुझे। रीजन कोई आप मुझे फैक्ट दो कि क्यों नहीं बनाया जाए। वेरी गुड। इससे क्या होगी? डाइवर्सिटी हर्ट होगी। देखो अगर ऐसे वैसे आए तो आप कभी लैंग्वेज से रिलेटेड ऐसे आ जाता या आप लिखते लिखते तो आपको इसमें जो है ना एक कोट कर देना है। किसको करना है? बांग्लादेश को लेकर। देखो हुआ क्या था, जब भारत से पाकिस्तान आजाद हुआ था, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन में आपको पता ही है ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या था, दोनों पाकिस्तान का ही पार्ट है। लेकिन आपको पता है इधर के लोगों ने इस वाले पोर्शन में, पाकिस्तान के इस वाले पोर्शन में अपनी जो राष्ट्रभाषा रख दी, उससे क्या रख दिया? उर्दू रख दी। क्या रख दी? उर्दू। और ये यहाँ आए और इनसे बोला कि जितनी जल्दी हो सके आपके काम करो, उर्दू सीख लो। अब इन्हें प्रेशर करा गया किसके लिए? उर्दू सीखने के लिए। और जैसे ही इन्हें उर्दू सीखने के लिए इन पर जो है प्रेशर डाला गया, तो फिर ये लोग क्या हो गए? लैंग्वेज को लेकर ही इनके और इनके बीच में क्या हो गया? विवाद हुआ। और विवाद आप देखो जो धर्म के नाम पर अलग हुए थे, जो दोनों एक धर्म के लोग थे, समझ रहे हो ना, वो भाषा को लेकर ही क्या हो गए? दो राष्ट्र में कन्वर्ट हो गए। इस बात का मतलब यह है कि भाषा एक बड़ा फैक्टर है। ये क्या कर सकता है? ये मतलब एक राष्ट्र को दो राष्ट्रों में भी जो है डिवाइड कर सकता है। और ये हुआ है, ये हमारे पड़ोस में हुआ। तो आप अगर इस वाली बात को मीन्स के किसी उसमें जो है लिख दोगे तो थोड़ा सा मतलब वो रहेगा। दूसरी बात क्या थी, जब हमने 15 वर्ष का समय दिया था, इस टाइम पीरियड को और आगे बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश का पार्टिसिपेंट मतलब पार्टीशन हुआ, तो हमारे जो नेता थे वो ये वाली बात समझ गए कि भाषा का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। फिर हमने क्या काम करा, मतलब हमने समझ गए कि अब भाषा को क्या है, जिसकी जो भाषा है, हम जो है जो क्षेत्रीय भाषा है, जिन्हें आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, हम उन्हें भी क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है हिंदी को बना नहीं सकते। दूसरा इसका रीजन क्या है? अगर तथ्यों पर बात की जाए तो देखो तथ्यों का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई बात करे कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारे जो देश में भाषाएं बोली जाती हैं वो जो है भाषा बोली तो 1652 भाषा बोली जाती है। कितनी? 1652। अब जो 1652 भाषा है, जैसे ये है बोली और भाषा का मिक्स करके, जैसे अब इसमें ये इतनी भाषाएं बोलती चली जा रही थी। इसमें अच्छी बात ये हुई कि इसमें जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? वो हिंदी की थी। किसकी थी? हिंदी की। आपसे पूछा जाए कि बताओ हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं, तो कितने परसेंट वो लोग बोलते हैं हिंदी? भारत की कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है हिंदी बोलती है? तो इसका 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा है वो 46% है। कितना? 46। कम बढ़ती हो जाएगा 1-8% का, आपको पता है इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है तो कम ही होगा, लेकिन मतलब 46 तो है ही, 46। तो 46% लोग क्या है? हिंदी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस लैंग्वेज को 50% प्रॉपर नहीं बोल पा रही, 46% लोग क्या है? हिंदी बोल रहे हैं केवल। तो आप उसे जो है पूरे स्टेट मतलब पूरे जो है देश में लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इससे जो है नीचे के जो स्टेट है वो क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये फालतू का अननेसेसरी क्वेश्चन होगा कि आप जो है इस पे मतलब होता ऐसा है कि हिंदी की जब आप किसी पर्टिकुलर हिंदी की बुक पढ़ोगे, तो हिंदी की जो बुक लिखते हैं वो बेसिकली जो राइटर होते हैं वो होते क्या? जैसे मान के चलो उन्होंने बीए करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, तो वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते, या ज्यादातर मतलब वो राष्ट्र प्रेम उनके अंदर ज्यादा होता है हिंदी को लेकर। तो मैंने देखा ना, मैंने 2-4 किताब वगैरह पढ़ी हिंदी में, तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब आप देखते हो कोई हिंदी का टीचर भी देखो आप, होता क्या, सिविल की तो वो तैयारी करते नहीं है, तो वो सब सब्जेक्टों को सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते, वो केवल फोकस करते हैं हिंदी पर। तो उनकी एक ही डिमांड रहती है कि हिंदी बना दो, हिंदी के वो फायदे दिखाई देते रहते हैं। लेकिन एक इसका हिंदी का ये निगेटिव पॉइंट आपने ध्यान रखना, तो लिखते समय आपने ये नहीं लिख के जाना हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि नहीं इसे लगा दो, अप्लाई कर दो। तो वो क्या है, क्वेश्चन को बैलेंस करके चलना है। बाकी चलो आप समझ जाओगे जब आप लिखोगे इसमें, तो ये वाला आपने फैक्टर डाल देना। ऐसे वैसे आ जाता है कभी लैंग्वेज से रिलेटेड ऐसे आ जाए तो इस वाली बात को आप थोड़ा बहुत कोट कर दोगे, मतलब लिख दोगे। अच्छा हाँ, भी वाली बात आप समझ गए। तो कुल मिलाकर अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी हमने देखा है कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। इस वाली बात को आप समझ गए तो थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो, वरना डिस्कस का ज्यादा होता चला जा रहा है। एक तो आपकी क्लास आज 4 बजे से होनी थी और थोड़ा इशू की वजह से क्या होगी 4:30 होगी, आधा घंटा आपकी पहली लेट है क्लास, ठीक है ना। चलो लिखो अब आप। राजभाषा। राजभाषा शब्द का प्रयोग, राजभाषा शब्द का प्रयोग स्वतंत्र उत्तर काल से
स्वतंत्र काल का मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, समझ रहे हो ना, काल से मिलता है। ठीक है ना, लिखो, देखो न, एक बता दे रहा हूं मैं, 1949 में एक आदमी हुए सी राजगोपालाचारी, हमने सुना होगा इनका नाम हिस्ट्री में काफी, सुना नहीं आपने, सुना? कौन है, इनका पूरा नाम बताओ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अरे यही है, श्री राजगोपालाचारी। और बताओ भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? गलत था, माउंटबेटन, समझ रहे हो ना। लेकिन स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये इंडियन गवर्नर जनरल थे पहले स्वतंत्र भारत के, तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। हाँ, अरे मैं क्या बता रहा था, मैं बोला 1949 में जो है ना, श्री राजगोपालाचारी ने ही क्या दिया था, सबसे पहले सुझाव दिया था। इन्होंने ये बोला था कि एक जो है क्या क्या होना चाहिए, तो एक जो है नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। कैसी लैंग्वेज? नेशनल। तो नेशनल लैंग्वेज के समांतर ही एक क्या होनी चाहिए, स्टेट, लिखूंगा मैं भी, नेशनल लैंग्वेज के समांतर ही क्या होनी चाहिए, स्टेट लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब भारत में एक लैंग्वेज काम करेगी पूरे देश में, लेकिन स्टेट में आप अपनी मर्जी से काम करो। स्टेट में कैसे? अपनी मर्जी से, मतलब मान के चलो उत्तराखंड के लोगों का मन कर रहा है कि मुझे तो गढ़वाली में बात करनी, तो आप अपनी गढ़वाली बना दो, जौनसारी बना दो, जो जिसका आपका मन कर रहा है, समझ रहे हो ना। इन्होंने बोली था एक तो क्या होनी चाहिए, सेंटर की, और जो सेंटर की लैंग्वेज को इन्होंने क्या बोल दिया, नेशनल लैंग्वेज बोला था। और यहीं से ये जो है इसकी धीरे धीरे विचार आया। लिखो, प्रथमतः जब प्रथमतः लिखते हैं ना, ऐसे वर्ड लिखते हैं, तो बीच में जो है दो वो लगा देते हैं बिंदी से, उपसर्ग बोलते हैं इनको, ठीक है ना। प्रथमतः सी राजगोपालाचारी ने, सी ऐसा लिखना, सी राजगोपालाचारी, सी ये नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना, हिंदी की क्लास है, बार बार याद दिला रहा हूँ तुम्हें। सी राजगोपालाचारी ने 1949 में, सी राजगोपालाचारी ने 1949 में संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर, संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर, नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग, नेशनल लैंग्वेज के समांतर, नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग, स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस आशय से किया कि, स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस आशय से किया कि, इस आशय में किया कि, इस आशय में किया कि केंद्र और राज्य की भाषा में, केंद्र और राज्य की भाषा में, केंद्र और राज्य की भाषा में अंतर निर्धारित किया जा सके, अंतर निर्धारित किया जा सके। देखो, संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान, अच्छा अब ये जो राष्ट्रभाषा का जो मुद्दा है ना, ये अप्रासंगिक हो चुका है, ठीक है ना। अब मतलब कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, रीजन आप जान रहे हो। अब मतलब कुछ पर्टिकुलर जो नॉर्थ इंडिया के कुछ राजनीतिक दल हैं या कुछ लोग हैं, वो इसका इशू उठा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप खुद देखो, सिविल के हिसाब से आप देखो, इसका क्या है, आपको पता है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो कोई भी मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप नहीं कर सकते। जैसे आपसे बोला जाए कि कन्नड़ को हम बना देते हैं राजभाषा या राष्ट्रभाषा, आपको पता ही है कि कोई लॉजिक नहीं है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे इस वाली बात को। अभी देखो यूपीएससी का हर साल रिजल्ट आता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कितना विवाद हो जाता है, समझ रहे हो ना। अभी कोई स्टेट में जो पेपर होते हैं,
तो लैंग्वेज के इशू को लेकर ही वहाँ बोल दिया जाता है कि इंग्लिश वो जो है हिंदी मीडियम के साथ जो है वो हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो मतलब ये है कि कोई आदमी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे हम किसी और लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब ऐसे भी उसकी बात होती है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ उठता है कि फिर कंट्री को जोड़ा कैसे जाए। भाई हम जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए हिंदी को चूज किया गया था इसी स्तर से कि हिंदी क्या काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी की जगह जो है इंग्लिश ने ले ली है, जोड़ने का काम अब कौन कर रही है, इंग्लिश कर रही है। वैसे शुरू में तो इंग्लिश का कोई इरादा नहीं था, इंग्लिश का तो इरादा था कि 15 साल बाद इसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। लिखो, क्या लिखा आपने? संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान स्टेट लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण, स्टेट लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण राजभाषा। और अंग्रेजी स्वरूप ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया, और अंग्रेजी स्वरूप ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। चलो अब हम बात करते हैं आगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका। चलो अब आप हेडिंग डाल, वो लिखो। अच्छा इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि जब कभी राजभाषा के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हल्का से इसके बारे में बता देना, ठीक है। लिखो, शासन प्रशासन। अच्छा शासन अलग लिखा है तो कोमा देकर प्रशासन अलग लिखता है, ठीक है ना। शासन अलग होता है, प्रशासन अलग होता है। शासन प्रशासन, संसद, शासन प्रशासन, संसद तथा विधान मंडलों एवं न्यायिक क्रियाकलापों, न्यायिक मतलब जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु, न्यायिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा को, राजभाषा कहते हैं। स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि राजभाषा क्या है, अब आप समझ गए, इतनी बात आप समझे अभी तक, ठीक है ना। अब लिखो इसकी विशेषताएं। देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लेना राजभाषा से, बाकी आपने उससे प्रेफरेंस उसको देख लेना। एम लक्ष्मीकांत या जो भी पॉलिटी की बुक है उसको एक बार प्रेफर कर लेना। लिखो विशेषताएं, यह शासन प्रशासन के कार्यों, यह शासन प्रशासन के कार्यों, सरकारी कर्मचारियों, यह शासन प्रशासन के कार्यों, सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। देखो कुछ इसकी विशेषताएं अब मैं आपको बता दूं। मैंने राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखाया था ना, तो उस अंतर से कुछ विशेषताएं वहां से आपने कवर कर देनी है। दो अंतर में लिखा दे रहा हूं तो बहुत सारे अंतर की लिस्ट हो जाएगी। अगर कभी इसकी विशेषताओं पर भी क्वेश्चन आ जाए ना
तो आप बहुत कुछ ले, क्योंकि देखो जो अंतर में इसका जो पोर्शन है वो भी इसकी विशेषताएं, एक दो विशेषताएं लिखो। किसी राष्ट्र या राज्य की राजभाषा, किसी राष्ट्र या राज्य की राजभाषा विदेशी भाषा भी हो सकती है। किसी राष्ट्र या राज्य की राजभाषा विदेशी भाषा भी हो सकती है। समझ गए ना? अब इस वाले पॉइंट को आप अंतर में भी कर सकते थे, इस वाले को अंतर में भी डाल दोगे, ठीक है ना? इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट वहां नहीं लिखाया था। लिखो, राजभाषा का स्वरूप निर्धारण सरकारें करती है, ना कि जनता। मैंने आपको बताया था मिडवल हिस्ट्री में राजभाषा के स्वरूप का निर्धारण, राजभाषा के स्वरूप का निर्धारण सरकारें करती है, ना कि जनता। लिखो, अब नोट करके एक चीज लिख लो। अब अच्छा बताओ, कंटेंट भतेरा हो गया ना इतना? लिख दोगे ना इस पे, मतलब 200-250 शब्द हो गए। अगर यहाँ क्वेश्चन बनेगा तो इस पे, इसकी विशेषताओं पे आपसे पूछा है राजभाषा से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं बताओ। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो मतलब ये है कि मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि 10 नंबर में एक टॉपिक पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट हम छोड़ नहीं रहे। लिखो, नोट में करके लिखो, समझा दिया इसलिए लिखा ही रहूं। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा नीति, संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिक है। संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिक है, द्विभाषिक है। मतलब हमारी लैंग्वेज कितनी है, राजभाषा कितनी है हमारी, 2 है। समझ रहे हो ना, द्विभाषिक है। शासन प्रशासन के कार्यों में, शासन प्रशासन के कार्यों में, शासन प्रशासन के कार्यों में हिंदी एवं अंग्रेजी, शासन प्रशासन के कार्यों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के प्रयोग का प्रावधान है, दोनों के प्रयोग का प्रावधान है। दोनों के प्रयोग का प्रावधान है। भारत सरकार का प्रयास है कि, भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। अब ये वाली पॉइंट लिख देना, भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, जिसके लिए सरकार कई स्तरों पर प्रयत्नशील है, जिसके लिए सरकार कई स्तरों पर प्रयत्नशील है। अब देखो दोनों चीजें आपने लिख दी, अगर इस पे आए तो मतलब कुछ जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा वो तो लिखोगे आप, उसी क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। आपने ये भी बता देना है कि भारत सरकार की इच्छा क्या है कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। फिर उधर आपने एक बांग्लादेश वाला भी क्या दे देना है, दे देना है। मतलब इस पे ज्यादा, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिमांड करता है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ गए ना? अब लिखो, हेडिंग डालो, परिनियमावली या संवैधानिक स्थिति। अच्छा, परिनियमावली का मतलब क्या होता है, संवैधानिक स्थिति क्या है हमारी इसकी। देखो हमारे जो चैप्टर का नाम है, एक बार मैं बता दूं क्योंकि इसमें आप समझ नहीं पाते हिंदी की टर्म से। हमारा जो टॉपिक है 10 नंबर में उन्होंने दिया है, पहला ही है, आपने सिलेबस तो देख रखा, पहला ये है राजभाषा परिनियमावली। तो राजभाषा का तो आप समझ गए क्या है, परिनियमावली का मतलब है संवैधानिक स्थिति क्या है, मतलब राजभाषा की संविधान में क्या स्थिति है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो इस टॉपिक को तो ये पॉलिटी का पोर्शन है, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने इसे सबसे लास्ट में कराया था। लास्ट में क्यों कराया था कि अगर नहीं भी हो पाएगा तो ये है कि आप खुद से भी कर पाते, लेकिन चलो अब मैंने करा ही दिया है तो अब मैं हो ही चुका है। अब लिखो परिनियमावली या संवैधानिक स्थिति।
समझ गए ना? चलो अब लिखो। हाँ मैं एक बार बता दूं क्या लिखा है। अच्छा कहाँ कहाँ है ये तो समझ गए ना? भाग 5, भाग 6, भाग 17 लिखो। भाग 5, 6 और 17, 17 मतलब 17 में राजभाषा विषयक उपबंध है। राजभाषा यही वर्ड लिखने हैं। इंग्लिश वालों की तो हालत खराब हो जाती होगी। तुम्हारे भी इंग्लिश मीडियम है ना? राजभाषा विषयक उपबंध है, ठीक है ना? अच्छा लिखते समय मैं हल्की सी गलती कर देता हूँ, यहाँ देख लो एक बार। जब कभी ऐसा ये वर्ड आते हैं ना ध न, जैसे इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो इनकी मात्रा ऐसे लगाते हैं इनको। जैसे मैंने वर्ड लिखा बंद, तो जब कभी लिखो तो कोशिश करो ऐसे लिखो इन्हें, ठीक है ना? हिंदी का पेपर है तो वर्डिंग का थोड़ा सा ध्यान देना राइटिंग पे भी। बाकी मैंने बता ही रखा है, क्योंकि मैं ऐसा मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो मैं जल्दीबाजी में लिख देता हूँ। अभी भला तो आप कॉपी में भी कैसे लिख दो, लेकिन पेपर में थोड़ी सी कोशिश करना कि ठीक लिखा जाए। हाँ जी, क्या लिख दिया? भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा विषयक उपबंध है। 17 का शीर्षक राजभाषा है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है, जिसमें 4 अध्याय हैं। सत्रह का शीर्षक राजभाषा है, जिसमें 4 अध्याय हैं। ये चारों अध्याय आर्टिकल, आर्टिकल ना लिखे अनुच्छेद लिखना। क्या लिखना? अनुच्छेद। लिख दोगे आप अनुच्छेद? जैसे अनुच्छेद, ठीक है ना? क्या लिखा आपने? ये 4 अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो ये तो थी हमारे संविधान में स्थिति। और ये कितने आए हैं? ये आए हैं कुछ क्या अधिनियम बन के आए थे, मतलब कमेटी बन के आए हैं, ठीक है ना? अब इनके बारे में जानते हैं क्या क्या है इसके बारे में। और ये आपने बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ने हैं, मैं तो बता दे रहा हूँ, आपने लिखा दे रहा हूँ। बाकी कोशिश करना है कि आपको किसी पॉलिटी की जो कुछ भी बुक है उसमें अच्छे से एक बार डिटेल से पढ़ लेना इसको। मैं अपनी तरफ से करा ही दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे भाग 5 पूरा डिटेल में पढ़ना, उसका एक आर्टिकल पढ़ना है। आपने भाग 17 पढ़ देना, वो बहुत है। हाँ पूरा डिटेल, मतलब डिटेल में क्या कोई बुक होगी 4 पेज दिए रखे हैं इसके, उससे ज्यादा तो मैं देखो जितना आपके पास बुक में है मैं उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन फिर भी होती है कि कोई बुक हो प्रेफरेंस के तौर पे, तो आप वहां से पढ़ लोगे एक बार और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बुक जो कुछ भी आपके पास पॉलिटी की जो भी बुक है, ठीक है ना? वही तो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे एक एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा इसके। देखो ऐसा ही है हिंदी की क्लास है, अब वो पॉलिटी वाले सर करेंगे, जो भी सर बताएंगे आपको, ठीक है ना? और आपने लेनी नहीं है, अगर आपने लेनी है तो अभी मत लो आप, वो बताएंगे आपके। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी हिंदी की क्लास है और एक हल्का सा पोर्शन ये पॉलिटी से टच हो गया, तो अब आप समझ गए होगे कि क्या स्थिति है। और ये मैंने शुरू में बता रहा 10 नंबर का आना है, और 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं मेंस के हिसाब से। मतलब आप देखो आपकी 2 लेक्चर होने और 2 लेक्चर से 10 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, जबकि हिस्ट्री ज्योग्राफी और उसमें ऐसा नहीं होता। लिखो देखो, ये जो भाग 17 है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा है आपको बताओगे आप मुझे? भाग जो 17 है ये 4 भागों में डिवाइड है। क्या है? 4 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है संघ की भाषा, एक क्या है? संघ की भाषा, एक है प्रादेशिक भाषा।
प्रादेशिक भाषा का मतलब क्षेत्रीय भाषा आप इसे बोलते हैं। एक है उच्चतम न्यायालय की भाषा, उच्चतम क्या होता है, और एक है उच्च न्यायालय की भाषा। उच्च का मतलब, उच्चतम न्यायालय का मतलब एससी, और इसका मतलब एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ मतलब इनमें बताया गया है कि संघ की भाषा क्या होगी, यहाँ बताया जाएगा प्रादेशिक भाषा के बारे में, यहाँ बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की, यहाँ बात करेंगे उच्च न्यायालय की। इनके बारे में जो है ऐसे डिटेल में बताया गया है इसमें कि हम सुप्रीम, जैसा आप देखते हो ना भाषा को लेकर अभी कंफ्यूजन चल रहा है। अगर आपने न्यूज में देखो तो हरियाणा में चल रहा था ये कंफ्यूजन, हरियाणा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। मतलब जो वकील वगैरह थे उन्होंने हिंदी वगैरह में कुछ लेटर लिख दिए, ठीक है ना, और वो जज ने पढ़े नहीं, मतलब क्योंकि हिंदी थी, तो उन्होंने पूरा विवाद कर दिया कि भाई आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। तो बड़ा ये हिंदू ने भी कवर करा था, तो रहता 6-7 महीने पहले की बात है शायद, काफी टाइम पहले की। तो ये इशू आते रहते हैं, तो उसका अब हम देखना है कि संविधान ने क्या वो करा है हमारा। तो लिखो, यहाँ तक समझ गए ना। लिखो पहले तो 4 लिख लो, ऐसे ही ऐसे बना दो, डायग्राम बना दो, एक समझ हो जाएगी। बाकी इनका अभी मैं बता रहा हूँ। अरे पूरा जो चैप्टर है ना अभी 20 मिनट बाद समझ में आना स्टार्ट होगा कि क्या है चैप्टर, और अभी 20 मिनट लगेंगे इसे समझने में चैप्टर को तुम्हें। अब आप समझो बहुत ध्यान से। लिखो, लिख लें तक। तथा इसके अतिरिक्त 120 तथा इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 तथा 210 में भी विवरण है, ठीक है। 5 तो 6 तो जान दो, 5 से 6 1 घंटा। लिख लिया तक। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210 में भी विवरण है। अब तुम समझ गए होगे कि क्या है चैप्टर का। मतलब है कि संविधान में हमारे बारे में क्या क्या दे रखा है। अब आप हेडिंग डालो आर्टिकल 120, और आर्टिकल ना डाल के उसे डालना अनुच्छेद 120। आर्टिकल नहीं लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब देखो इसके बारे में आपने बताना है। इसमें यह बताया गया कि संसद का जो कार्य होगा, मतलब पार्लियामेंट का जो भी कार्य होगा वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में हो सकता है। अगर कोई आदमी हिंदी या अंग्रेजी बोलने में समर्थ नहीं है, मतलब कोई ऐसा आदमी है, कोई सांसद ऐसा चुनकर चला गया कि जो ना तो हिंदी बोल सकता है ना ही इंग्लिश बोल सकता है, तो जो उसके अध्यक्ष है, समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी है, या राज्यसभा का मुद्दा या लोकसभा का, उसके अध्यक्ष से पहले परमिशन लेगा, और उसके परमिशन लेने के बाद वो अपनी लैंग्वेज में वहां अपनी बात रख सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया हमें? आर्टिकल 120। लिखो आप आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल बोलो, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120। संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किए जाए। लिखो क्या लिखा? संसद के कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किए जाएंगे, ठीक है। यदि कोई हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, यदि कोई हिंदी या यदि कोई हिंदी या अंग्रेजी में यदि कोई हिंदी या अंग्रेजी में यदि कोई हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, विचार प्रकट करने में असमर्थ है, तो लोकसभा अध्यक्ष
या राज्यसभा अध्यक्ष से, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष से अनुमति पाकर अनुमति क्या है, क्या लिखा आपने, अनुमति पाकर अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। आप समझ गए, लिख लिया अनुच्छेद 120, क्या लिखा आपने, ये था आर्टिकल 121, सब क्लोज बनता है 1 डाल देना, आर्टिकल 121, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आर्टिकल 120(1) में क्या है, इसमें साफ साफ बताया गया, क्या बताया गया कि कोई भी आदमी राज्यसभा या लोकसभा में जाता है तो क्या है भाई, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा। मतलब हिंदी या इंग्लिश में बोलेगा कोई आदमी, हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल सकता, तो अध्यक्ष से परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद क्या अपनी भाषा का प्रयोग करो। आर्टिकल 120(1) में कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए ना। अब लिखो आर्टिकल 120(2) सब क्लोज टू, सब क्लोज टू। देखो इसमें ये बात बोली थी, क्या बात बोली गई थी इसे समझो आप। जब तक देखो, जब तक संसद कोई विधि ना बना दे, जब तक मतलब संसद कोई विधि ना बनाए, तो आजादी के 15 वर्ष बाद तक, आजादी के 15 साल बाद तक अंग्रेजी का हम जो है प्रयोग करेंगे। इसके बाद संसद पर डिपेंड करता है कि वो अंग्रेजी का संसद में मतलब संसद में वो प्रयोग करना चाह रही है नहीं करना चाह रही, मतलब 15 साल से पहले तो हम रोक नहीं सकते। अच्छा ऐसा क्यों था, क्योंकि देखो ऐसा था, सत्ता ट्रांसफर हुई थी, सत्ता किससे, अंग्रेजों से सत्ता ट्रांसफर हुई है भारतीयों को। अब चूंकि पूरा सिस्टम किस में चल रहा था, अंग्रेजी में, तो उनका कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजी को एक दिन के अंदर बंद नहीं किया जा सकता, तो 15 वर्ष का समय दिया गया था कि 15 वर्ष में अपने आप चीजों को क्या काम करो, हिंदी की तरफ ट्रांसफर करो। लेकिन चूंकि भाषा के नाम पर, मतलब भाषा के नाम पर राजनीति कहना वर्ड गलत होगा भाई, साउथ वालों की अपनी भाषा है तो क्षेत्रीय भाषाओं का कुछ मुद्दा उठा, लोकल लैंग्वेज का कुछ इशू रहा, तो हम उस काम को नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इसे आपको लिखना, अब इसमें लिखो, जब तक संसद विधि द्वारा, जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना कर ले, जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना कर ले, कोई उपबंध ना कर ले, तब तक संविधान के आरंभ से, तब तक संविधान के आरंभ से, संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात, तब तक संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात संसद के कार्य हिंदी में होंगे, संसद के कार्य हिंदी में होंगे, मतलब संविधान के, संसद के कार्य हिंदी में होंगे। अच्छा बताओ आजादी कब मिल गई, देखो मतलब इस बात का मतलब था 1950 इन्होंने टाइम पीरियड लगा था, 47, तो 1950 में ही संविधान लागू हो गया था। तो इन्होंने बोला था कि क्या 26 जनवरी 1965 से, देखो 50 में 15 जोड़ दो तो 65, इसके बाद से जितने भी कार्य होने थे संसद के वो कितने होने थे, किस में होने थे, हिंदी में होने थे, किस में होने थे, हिंदी में। लेकिन अब देखो यहाँ तक हम इतिहास पढ़ चुके हैं, मतलब ये समझ गए क्या है। अब देखेंगे आपने, मैंने एक बात बताई थी, ये काम होना था, लेकिन हमने देखा राजभाषा अधिनियम 1963 एक क्या आ गया, एक अधिनियम आ गया। इस बात का मतलब ये टाइम पीरियड को बढ़ाएगा, भाई इंग्लिश चलती आ रही है, इसका मतलब टाइम पीरियड किसी ने बढ़ाया होगा, तो बढ़ाया किसने होगा, कोई कमेटी गठित हुई होगी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देखी होगी, वही रिपोर्ट वगैरह तुमसे पूछी जानी है एग्जाम में, क्या हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी। और आप देख रहे हो जो काम 15 साल तक, जो लैंग्वेज 15 वर्ष चल रही थी वो अब तक चली आ रही है, ठीक है। चलो तो मतलब यहाँ ये इंग्लिश खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। चलो अब आप लिखो। अच्छा अब दूसरी बात समझो, मैंने बताया था भाग 5 और 6, तो भाग 5 में बस इतना ही बताया गया,
भाषा से रिलेटेड। देखो पूरा पूरा भाग 5 पढ़ोगे तो क्या है, पूरी संसद है, तो पूरी संसद नहीं पढ़नी, तुमने पोर्शन पढ़ना था उसका कितना, भाषा से रिलेटेड, तो भाषा वाला पोर्शन हमने ये अनुच्छेद इसमें से ठा लिया। बस अब मैंने तुम्हें एक अनुच्छेद बता दिया 120 में दिया गया, तो अब तुम्हारी इच्छा है तो 120 को अपने डिटेल में जो है घर पे जाकर पढ़ लेना। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, समझ गया ना, मैंने तो बस ये बताया। तो भाग 5 तुम्हारा हुआ कंप्लीट, क्योंकि भाग 5 पूरा नहीं पढ़ना था, भाग 5 में कुछ पोर्शन दिया गया था हिंदी से रिलेटेड, तो उसी बात को हमने क्या करा, टच कर लिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदी अगर एग्जाम में आ रही है तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी पोर्शन हिंदी का आपसे बचा रह जाए क्वेश्चन आपसे, क्योंकि पता चला यही चीज पूछ रही तुमसे एग्जाम में, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब लिखो आर्टिकल 210, अनुच्छेद 210। अब देखो ये तो बड़ा सिंपल है, वो उसने किसकी बात की थी, संसद की, ये किसकी बात करेगा, स्टेट। स्टेट में क्या होती है, विधानमंडल और विधान परिषद। विधान परिषद तो सब जगह होती नहीं है, तो विधानमंडल होता है सब जगह। लिखो राज्य के विधानमंडल के कार्य, आर्टिकल 210। राज्य के विधानमंडल के कार्य, राज्य के विधानमंडल के कार्य, राज्य की राजभाषा में, राज्य के विधानमंडल के कार्य, राज्य की राजभाषा में, राज्य की राजभाषा में। अच्छा देख रहे हो ना, पर्टिकुलर किसी राज्य की राजभाषा अलग हो सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर की उर्दू है, ठीक है ना, यहाँ की क्या है, हिंदी है। जैसा आप देख रहे हो तमिलनाडु वगैरह उधर की क्या है, कन्नड़ वगैरह वो रखते हैं, तो सब अपनी अपनी रखते हैं। तो यही बात बताई उन्होंने, क्या राज्य के विधानमंडल के कार्य राज्य की राजभाषा में, राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किए जाएंगे। मतलब किस किस में कर सकता है, तो यहाँ ऊपर तो आप देख रहे थे कितने ऑप्शन थे आपके पास, 2, तो यहाँ 3 और कर दिया। 3 क्यों करा, क्योंकि अब पता चला अभी आप साउथ में जाओगे तो तमिलनाडु का आदमी हिंदी थोड़ी बोलेगा वहां की विधानमंडल में खड़े होके, ना पब्लिक समझ पाएगी ना कुछ। तो उन्होंने बोला कि अब जैसा ऐसा है, अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड की विधानमंडल में कोई सभा होनी है तो किस में बात कर सकता, गढ़वाली में बात कर सकता। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोकल की लैंग्वेज जो है हमारी लैंग्वेज को ही समझ पाएगी जनता, तो वो आदमी उसी में बात करेगा। अब नीचे साउथ में क्या है, वो कन्नड़ में बोलना पसंद करेंगे, पता चला वहां हिंदी में बोल दिया तो हिंदी समझ ही नहीं पाई पब्लिक, तो क्या फायदा उसका बोलने का। इंग्लिश में बोल दिया, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग, नहीं समझ पाते, तो यही बात उन्होंने बोली है, बताई गई। लिखो क्या बता लिखा हमने, राज्य के विधानमंडल के कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किए जाएंगे, या अंग्रेजी में किए जाएंगे। अनुमति लेकर मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है, अनुमति लेकर, अनुमति लेकर मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। देखो इस बात का मतलब क्या है, ऐसे समझो इसे। देखो मैं उत्तराखंड के सापेक्ष में समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंदी तो क्या है होगी भाई, हिंदी तो क्या होगी आपके पास, हमारी जो है राजभाषा होगी। अब सपोज करो उत्तराखंड है, अब उत्तराखंड की है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड ने एक काम करा, गढ़वाली को कर दिया क्या, गढ़वाली को कर दिया क्या राज्य भाषा, राज्य की भाषा कर दी। तो कोई आदमी या तो हिंदी में बोल सकता या किस में बोलेगा, गढ़वाली में बोलेगा या इंग्लिश में बोल सकता, तो 3 लैंग्वेज तो बोल सकता। लेकिन सपोज करो कोई आदमी उसका मन कर रहा मैं जौनसारी में बात करूं, तो वो जौनसारी में बात करेगा, लेकिन किससे, अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि जौनसारी वो नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो आप ये वाली बात जो है समझ गया हम, ठीक है ना। तो ये था भाग 5 और ये था भाग 6, तो इसके 2 ही आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने अब आपको हिंट दे दिया, अब आप घर पे जाके नहीं 2 आर्टिकल को जो है सर्च मारोगे, समझ गए ना। चलो अब आप लिखो आगे, तो ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गया, विधानमंडल से थे, एक था किससे, संसद से रिलेटेड, एक था राज्य की विधानमंडल से रिलेटेड। अब आर्टिकल लिखो अनुच्छेद 343। अब बताओ अनुच्छेद 343 इसका मतलब कौन सा भाग स्टार्ट हो गया, 17, और भाग 17 ही तुमने क्या करना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, यही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। तो मतलब तुम्हारा सिलेबस अब से जो है स्टार्ट हुआ यहाँ से। अनुच्छेद 343 देखो, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
और लिपि सर 43 कितने होते हैं? जी। सर आपने क्या बोला, 3 समथिंग? आर्टिकल कौन सा था सर ये? अच्छा आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल अनुच्छेद 343, 343, 343। ओके सर। वो थोड़ा सा मैं वैसे बोल देता हूँ फिलो में। लिखो, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और लिपि, अच्छा लिपि का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो हम लिखते हैं। जैसे सपोज करो आपने क्या लिखा, राम। जैसे आपने सपोज करो इंग्लिश में, आप बताओ बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैट। तो ये तो हो गया इंग्लिश वर्जन, ये हो गया हिंदी वर्जन, दोनों वर्जन हो गए। लेकिन मुझे बिल्ली को देवनागरी लिपि में लिखना, बिल्ली को कैसे लिखना, देवनागरी लिपि में। तो इंग्लिश के वर्डों को यूज करना, तो बिल्ली को ऐसे लिखें BILLI, बिल्ली। समझ रहे हो ना। तो ये होती है देवनागरी में, जिस 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 विधि में आप लिखते हो इसे देवनागरी बोला जाता है। जैसे हिंदी एक अलग हो गया। जैसे आप देखो लिखा किसमें है, बिल्ली, इंग्लिश में, लेकिन लिपि का कौन सी का प्रयोग हुआ, देवनागरी लिपि का। हमने इंग्लिश लिपि का प्रयोग नहीं करा है। समझ रहे हो ना। जैसे आप देखते हो राम ऐसे लिखते हैं, राम लिखते हैं तो राम हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कौन सी लिपि है, ये देवनागरी लिपि। लेकिन वर्डों का कौन सा का प्रयोग हुआ, इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में तो कैट था, लेकिन देवनागरी लिपि में बिल्ली ऐसा लिख दिया, जो हम लिख देते हैं। लिखो आप इसे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किंतु संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए, किंतु संघ के किंतु संघ के शासकीय किंतु संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का, प्रयोग होने वाले अंकों का रूप